शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द लॉ वाला चैनल, जहां पे हम डील कर रहे हैं ट्रायल्स चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19 हम डील कर चुके हैं लास्ट के सेगमेंट्स में, दैट इज टू से लास्ट 2 लेक्चर्स में। और आज हम डील करेंगे चैप्टर नंबर 20, दैट इज योर समन केस की ट्रायल, दैट इज ट्रायल ऑफ समन केस बाय मजिस्ट्रेट। सो इस सेगमेंट को आज डील करेंगे और जनरली जो हमारा ट्रायल का कह सकते हैं कि चैप्टर्स है वो ओवर हो जाएंगे, लेकिन हाँ हमारे पास अभी समरी ट्रायल भी बचेगा। सो समरी ट्रायल हम डील करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में और उसके बाद हमारी चारों तरीके की ट्रायल्स फिनिश हो जाएंगी। ध्यान रहे सारे स्टूडेंट्स को कि जब भी हम ट्रायल्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहां पे उससे पहले मैंने जो आपको जनरल प्रोविजंस कराए हैं एज टू इंक्वायरी और ट्रायल, एज टू इंक्वायरी एंड ट्रायल, दैट इज टू से चैप्टर नंबर 24 सेक्शन नंबर 300 to 327, यू हैव टू मेक श्योर कि वो या तो ट्रायल के साथ पढ़ लो या तो ट्रायल के पहले पढ़ लो या ट्रायल के बाद इमीडिएटली पढ़ लीजिए, तभी आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि वो जो चैप्टर नंबर 24 है वो कौन से स्टेज पे कहां कहां एग्जैक्टली यूज किया जाता है। Clear? So very soon we will be finishing with trials and then we will be coming on plea bargaining. Plea bargaining के बाद हम judgment discuss करेंगे, judgment के बाद appeal, फिर revision, reference deal करेंगे and then we will deal the execution of the sentence, suspension, remission, commutation, फिर कुछ miscellaneous part deal करेंगे, disposal of the property deal करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर कोई हमारी प्रोसीजर चल रही है या अनसाउंड माइंड पर्सन की प्रोसीजर चल रही है तो कैसे वो सारी ट्रायल कंडक्ट करने चाहिए, वो सब हम डील करेंगे। सो मेजर प्रोविजन जो अभी चल रहे हैं ट्रायल के, दैट इज द थर्ड स्टेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग, वो भी चल रहा है। सो मेक श्योर दैट यू अटेंड दीज सेशंस वेरी नाइसली एंड आई होप कि प्रीवियस सेशंस में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ डाउट देन फील फ्री टू कनेक्ट विद मी थ्रू माय टेलीग्राम ग्रुप शिवानी सोलंकी, जहां पे आपको लिंक पिन अप कर रखा हुआ है और उस ग्रुप में आपको मेरी आने वाली सारी क्लासेस और जो भी क्लास अपलोड हो चुकी है उसके अपडेट्स मिल जाते हैं। एंड नो मैटर वेदर यू आर अ पेड स्टूडेंट, नॉट अ पेड स्टूडेंट, सब्सक्राइबर, नॉट अ सब्सक्राइबर, डजंट मैटर। इफ यू रियली फील दैट शिवानी मैम इज वर्थ और मैम शायद कोई डाउट सॉल्व कर सकती है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई विल फील ब्लेस्ड दैट यू हैव चोजन मी टू क्लियर योर डाउट एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू क्लियर योर डाउट। चलिए, विद द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। ओके, चलो, सो आज हम क्या डील कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वी आर डीलिंग चैप्टर नंबर 20, है ना। सीआरपीसी में बहुत हम दूर चल आए हैं, लगभग 1 महीना, 1 month वी हैव already it's been almost 1 month since we are studying CRPC और CRPC के लगभग 35 लेक्चर्स हमारे डन होने वाले हैं। क्लियर? उसके बाद भी हमारे पास 20 लेक्चर्स बचेंगे। स्टूडेंट्स देखो, लास्ट के जो 2 लेक्चर रहेंगे सीआरपीसी के, दैट इज लेक्चर नंबर आई गेस 53, 54 और 55, वो लेक्चर्स आपके लिए प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज देयर आई एम गोइंग टू डिस्कस सर्टन चार्ट्स एंड सर्टन टाइम लिमिट्स जो आपको याद रखनी है पूरे सीआरपीसी में। आई नो स्टूडेंट क्या होता है, थोड़ा सा लेथार्जिक होता है ना, थोड़ा सा उसका वो लेजी एटीट्यूड रहता है कि जाने दो, एग्जाम पास में आएगा तो डील करूंगा, बट आई डोंट वांट यू ऑल टू गेट इनटू दैट एटीट्यूड, वो एटीट्यूड अपना ले। सो आई विल मेक श्योर कि वो चार्ट मैं आपको टाइमली प्रोवाइड कर दूं, जो कि आपको अगले 20 दिन बाद जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, दैट इज टू से लास्ट लेक्चर आएगा, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट्स डिस्कस करने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स डिस्कस करने वाली हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू ऑल ऑन द ग्रुप ऑल्सो एज वेल एज आई विल बी डिस्कसिंग इट इन द क्लास ऑल्सो। सो वो लेक्चर जरूर आप अच्छे से अटेंड कीजिएगा। I'll try to make some tricks, get some tricks and get some tips for you जिससे कि उन चीज़ों को याद रखा जा सके, ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और वो ऐसी फैक्चुअल चीज़ है जो मेंस में भी लिख के आओगे तो हमें नंबर ही मिलने वाले हैं। ओके, चलो, चैप्टर नंबर 20 स्टूडेंट्स, जब हमने ट्रायल डिस्कस किया था तो मैंने आपको क्या बोला कि हमारे पास कितने तरीके की ट्रायल होती है स्टूडेंट्स, 3 तरीके की ट्रायल होती है। फर्स्ट वी हैव इज वारंट ट्रायल, कैसी होती है, वारंट केस की ट्रायल। सेकेंड इज समन केस की ट्रायल, समन केस। थर्ड इज समरी केस, समरी ट्रायल कह सकते हैं, समन केस बोल सकते हैं, वारंट केस बोल सकते हैं, वारंट ट्रायल बोल सकते हैं। अब वारंट ट्रायल किसके द्वारा होती है, या तो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा होती है या मजिस्ट्रेट। अगर कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा होगी तो कहां होगा, चैप्टर नंबर 18 सेक्शन नंबर 225 to 237। मजिस्ट्रेट के द्वारा कहाँ होती है, चैप्टर नंबर 19 में होती है स्टूडेंट्स। ये मजिस्ट्रेट के द्वारा या तो पुलिस रिपोर्ट पे होगी या अदरवाइज पुलिस रिपोर्ट मतलब कि कंप्लेंट पे हो सकती है। यहाँ पे कौन कौन से सेक्शंस पढ़े हमने, 238 से लेके 250 तक पढ़ा हमने। ओके, क्लियर है ये चीज।
समन केस हम आज पढ़ेंगे 251 से 259 एंड समरी ट्रायल सॉरी इट इज फ्रॉम सेक्शन 260 to 265. So today we are going to deal with chapter number 20. अब समन केस को डील करने से पहले, दैट इज समन ट्रायल को डील करने से पहले स्टूडेंट्स हमें ये तो पता होना चाहिए कि समन केस है क्या, व्हाट इज समन केस. तो समन केस का ये मतलब है जो हमें 2W ऑफ CRPC में दे रखा है. सेक्शन 2 क्लॉज W, सेक्शन 2 क्लॉज W, इट इज नॉट सबसेक्शन, इट इज क्लॉज. सो सेक्शन 2 का क्लॉज W क्या कहता है स्टूडेंट्स कि समन केस वो सारे केसेस हैं जहां पे ऑफेंस का पनिशमेंट कितना है 2 years. 2 years या 2 years बिलो है तो वो समन केस है. मोर देन 2 years है, LI है, दैट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ है, तो वो किस में चला जाता है, वो वारंट केस में चला जाता है. वो किस में चला जाता है, वारंट केस, दैट इज 2X में चला जाता है. क्लियर है ये चीज. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट दैट आई हैव मेड फॉर द समन ट्रायल. समन ट्रायल कौन ट्राई करता है स्टूडेंट्स, मैजिस्ट्रेट ट्राई करते हैं. मैजिस्ट्रेट क्यों ट्राई करते हैं मैम, बिकॉज पनिशमेंट का नेचर ही ऐसा है जो बता देता है कि यहाँ पे सेशन कोर्ट के द्वारा ये ऑफेंस कभी ट्रायबल ही नहीं होगा. व्हाई, बिकॉज हमारे समन केस में पनिशमेंट कितनी होती है स्टूडेंट्स, 2 years से कम की होती है, और 2 years से ज्यादा मतलब वारंट ट्रायल है. 2 years से ज्यादा, एक कंसेप्ट सोचो, ये 2 years है, 2 years से कम वाले जितने भी ऑफेंसेस है वो सब समन केस होंगे. 2 years से ज्यादा जो भी होगा वो वारंट केस होगा. तो वी नो दैट CJM को कहां तक पावर है, 7 years तक की पनिशमेंट देने की पावर है. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को कहां तक पावर है, 3 years तक देने का पावर है. दैट इज द रीजन वारंट केसेस में से कुछ केसेस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायबल होते हैं और कुछ केसेस कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायबल होते हैं. एडिशनल सेशन कोर्ट आ गया, असिस्टेंट सेशंस जजेस आ गए, वो भी यहाँ पे मैटर को ट्राई कर सकते हैं. अंडरस्टूड. बट व्हेन वी टॉक अबाउट समन केस इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रायबल बाय मैजिस्ट्रेट, नेवर बाय कोर्ट ऑफ सेशन. क्लियर ये चीज. चलिए अब देखो, जब भी स्टूडेंट समन केस की बात आती है एक जनरल रूल अपने दिमाग में बिठा लो, और वो जनरल रूल ये है कि समन केस में कभी भी चार्ज फ्रेम नहीं होता है. क्या नहीं होता समन केस में, नो फॉर्मल चार्ज फ्रेमिंग. कभी भी चार्ज फ्रेम वहां होता ही नहीं है. क्लियर है ये चीज. तो चार्ज फ्रेमिंग का हमको यहाँ पे स्टेज देखने को ही नहीं मिलता. सीधा सेक्शन 251 पे आएंगे, और 251 ये कहता है कि जब भी अक्यूज क्या करता है, या तो अपियर होता है या उसको ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट. ही इज ब्रॉट बिफोर द मैजिस्ट्रेट मतलब उसको अरेस्ट करके लेके आया गया है. तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, वहां उस अक्यूज को सब्सटेंस स्टेट करेंगे. कौन सा सब्सटेंस स्टेट करेंगे कि भैया इन अपराधों के लिए आपको यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं, दीज आर द ऑफेंसेस दैट आर एलिज्ड अगेंस्ट यू. So these things has to be stated to accused ना. If you do not state it to accused को सपना थोड़ी आएगा कि मेरे को यहाँ मैजिस्ट्रेट साहब के पास क्यों लेके आए हैं, इन्विटेशन थोड़ी ना दिया है, वहां पे कोई पार्टी के लिए थोड़ी इनवाइट किया है. वी हैव टू लेट द अक्यूज नो दैट व्हाट आर द ऑफेंसेस दैट आर एलिज्ड अगेंस्ट यू, ऑन व्हाट ग्राउंड्स एंड व्हाट इज योर लायबिलिटी नाउ. Clear. And under 251 only he will be asked whether he pleads guilty or not, whether he pleads guilty or not. And यहाँ पे आपको ये लाइन पढ़नी है that no charge framing. वाई स्टूडेंट्स, क्योंकि मैम हमने जब 228 सबसेक्शन 2 पढ़ा, हमने जब हमारे वारंट ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट पढ़ा, आइदर बीट ऑन पुलिस रिपोर्ट और विदाउट पुलिस रिपोर्ट, सब जगह चार्ज फ्रेमिंग हो रही थी. बट इट इज ओनली समन ट्रायल जहां पे चार्ज फ्रेम नहीं किया जाता है. विदाउट चार्ज फ्रेमिंग ओनली द अक्यूज विल बी आस्क्ड whether you plead guilty. If he says yes I plead guilty, then section number 252 में उसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कन्विक्शन हो जाएगा. क्या हो जाएगा, कन्विक्शन हो जाएगा. एंड इफ ही सेज दैट सॉरी आई डू नॉट प्लीड गिल्टी, और इफ मैजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट हिम, और इफ ही फेल्स टू प्लीड गिल्टी, देन व्हाट विल मैजिस्ट्रेट डू, 254 में they will record the prosecution evidences. Always remember prosecution evidences सबसे पहले रिकॉर्ड होते हैं. सबसे पहले विक्टिम और पीपी साहब को क्या किया जाता है, अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि वो अपने क्या करे, एविडेंसेस प्रस्तुत कर सकते हैं यहाँ पर. देन व्हाट विल बी डन अंडर 254 ओनली, सबसे पहले क्या किया जाएगा, प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस रिकॉर्ड किए जाएंगे. देन वी विल रिकॉर्ड डिफेंस एविडेंसेस एज वेल. एंड वी ऑलवेज नो कि जब भी एविडेंसेस रिकॉर्डिंग की बात आती है, मतलब पार्टी मैजिस्ट्रेट को बोल सकते हैं दैट सर वी वांट टू कॉल दीज विटनेसेस इनटू द कोर्ट.
and when any party desires any witness to be called into the court, what does court do? कोर्ट सीधा इशू प्रोसेस करता है. एंड इशू प्रोसेस मतलब क्या? समन या वारंट जारी करते हैं यहाँ पे कोर्ट, ताकि उस पर्सन की, उस विटनेस की अटेंडेंस को हम कोर्ट में कंपेल कर सकें. क्लियर है ये चीज? देन वट एवर विल बी द जजमेंट, आइदर बी इट एक्विटल और बी इट कन्विक्शन, 255 में मैजिस्ट्रेट यहाँ पे क्या करेंगे? अपना फाइनल डिसीजन सुना देंगे. इज इट क्लियर? सब कुछ विजिबल है? कुछ हाइड तो नहीं हो रहा मेरे पीछे? परफेक्ट. चलिए, so this is the procedure. Now we will be studying this whole procedure one by one. मतलब हम सेक्शन की एक बार रीडिंग जरूर लगाएंगे. मैंने एक पॉइंट लिखा है एंड आपने वो पॉइंट जरूर नोटिस किया होगा. वो पॉइंट ये है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट, दैट इज कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी. देखो, एक सेक्शन स्टूडेंट्स है 252 और एक है 253. 252 में जहां कन्विक्शन हो रहा है, 253 में कन्विक्शन वहां हो रहा है जहां अक्यूज्ड एब्सेंट भी है एंड ऑफेंस कौन सा है? पेटी ऑफेंस है. ऑफेंस कौन सा है? पेटी ऑफेंस है. याद करो वो सेक्शन जो मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाया था. कब? मैंने आपको पढ़ाया कि जब आपकी प्रोसीडिंग कमेंस हो जाती है मैजिस्ट्रेट के सामने. हमने पेटी ऑफेंस के बारे में कहां पढ़ा था स्टूडेंट्स? हमने पेटी ऑफेंस के बारे में पढ़ा था 206 में, वेयर वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्पेशल समन्स इन केस ऑफ पेटी ऑफेंस. तो हमने बोला कि अगर पेटी ऑफेंस है तो वहां स्पेशल समन भेजेंगे. और स्पेशल समन का मतलब क्या होता है कि समन इतना स्पेशल है कि भेज भी रहे हैं, उसको बोल रहे तुम आ भी जाओ, और साथ में ये भी बोल रहे भैया तुमको पर्सनली आने की जरूरत नहीं, प्लीडर आ जाएगा तो काम चल जाएगा. एंड इफ यू प्लीड गिल्टी तो फिर या तो तुम पोस्ट के थ्रू या फिर प्लीडर के थ्रू क्या करोगे? वो फाइन भिजवा देना. So that is the reason it is said to be a special summon. Okay? और 206 को जब हमने पढ़ा तो साथ में क्या पढ़ा? 260 पढ़ा. क्यों 260 पढ़ा? क्योंकि हमने 206 में जब पेटी ऑफेंस के बारे में पढ़ा तो उन्होंने बोला पेटी ऑफेंस होता क्या है, दैट इज टू से जहाँ पे 1000 रुपीज तक का फाइन है. और पेटी ऑफेंस कैसे ट्रायबल होगा? समरीली ट्रायबल होगा. ओके, हम पेटी ऑफेंस को क्या करेंगे? समरीली ट्राई करेंगे. जब हम पेटी ऑफेंस को समरीली ट्राई करेंगे तो हमें सेक्शन कौन सा पढ़ना है? 260 पढ़ना है. क्लियर है ये चीज? अब देखो 253 में दिस सेड, अगर कन्विक्शन हो रहा है किसी पर्सन का, कैसे? व्हेन ही इज गिल्टी ऑफ एनी पेटी ऑफेंस एंड अक्यूज वहां पे क्या है? एब्सेंट है. अक्यूज क्या है वहां पर? एब्सेंट है. तो वहां पर हमें 253 में क्या दे रखी है स्टूडेंट? एक प्रोसीजर दे रखी है जो हम पढ़ने वाले हैं. क्लियर है? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 252 एंड 253. 252 253 में फर्क क्या है? 253 में देयर इज अ पेटी ऑफेंस. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू सेक्शन नंबर 251. चलिए, 251 सेज substance to be stated, substance of accusation to be stated. So यहाँ पे when in summon case the accused appears or is brought before the magistrate, the particulars of the offense of which he is accused, कि आपके against ये allegations लगे हैं, shall be stated to him and he shall be asked whether he pleads guilty or has any defense to make, but it shall not be necessary to frame a formal charge. It is completely the discretion of the magistrate whether they want to frame the charges or not. Why? Because they have said कि ये कोई जरूरी नहीं है. It shall not be necessary. ये जरूरी नहीं है कि आप चार्ज फ्रेम करो, बट अगर आप चाहो तो आप कर भी सकते हो. क्लियर? 252 में क्या बोला? Conviction on plea of guilty. If the accused plead guilty, the magistrate shall record the plea. So always remember, if in interview it is asked कि अगर कोई person guilty plead कर रहा है, is it mandatory on the part of the magistrate to record the plea? Yes, it is mandatory because the word shall has been used. But is it mandatory for the magistrate कि जो plea उन्होंने record किया उस पे conviction करना ही करना है? Answer is no, because हमेशा वहां पे उन्होंने word use किया है that magistrate may in his discretion upon such plea convict him. क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक पर्सन क्या होता है मजबूरी में भी क्या करता है, वहां पे अपना गुनाह कबूल करता है. हो सकता है किसी ने उसको लाखों करोड़ों रुपए दिया हो और बोला कि मेरा इंजाम तुम अपने सर पे ले लो, और वहां जाके बोल रहा है कि यस आई प्लीड गिल्टी. तो मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड तो कर लेगा प्ली कि हाँ ऐसे पर्सन ने अपना जुर्म कबूल किया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके बिहाफ पे, उसके बेसिस पे हम उस पर्सन को कन्विक्ट करते. सो ऑलवेज रिमेंबर, शैल किस में आएगा? प्ली को रिकॉर्ड करने के लिए. मे कब आएगा? कन्विक्शन के लिए, in case of recording the plea of guilty. Okay, next
253 पे आते हैं. 253 says conviction or plea of guilty in absence of accused. accused है ही नहीं, absent है, कोर्ट में हाजिर नहीं है, and in case of what? in case of petty offense. So basically 206 की सजा कहाँ दे रखी है? 253 में दे रखी है. कहाँ दे रखी है? 253 में यहाँ पर कन्विक्शन होता है. 206 में हम पेटी ऑफेंसेस के लिए समन जारी करने का तरीका बता रहे हैं और वहां बता रहे हैं कि पेटी ऑफेंस होता क्या है. सो बेसिकली 206 की सजा, दैट इज 206 में जो पेटी ऑफेंस कर रहे हैं हम, वहां की जो प्रोसीजर है कन्विक्शन वो कहां हो रही है? 253 में हो रही है. ओके, क्लियर है? सो नाउ subsection 1, where a summon has been issued under 206 and the accused desires to plead guilty to the charge without appearing before the magistrate, he shall transmit to the magistrate by post or by messenger a letter containing his plea and also the amount of fine specified in the summon. Clear? सो बेसिकली जहां 206 में हम एक पेटी ऑफेंस के लिए पर्सन को स्पेशल समन दे रहे हैं, 253 ने बोला कि अगर वो प्ली ऑफ गिल्टी एक्सेप्ट करता है, क्या करता है? प्ली ऑफ गिल्टी एक्सेप्ट करता है, देन इन दैट केस वो अपना फाइन कैसे भिजवा सकता है? या तो पोस्ट या मैसेंजर के थ्रू भिजवा सकता है, या फिर क्या करेगा? खुद विदाउट अपियरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट, पोस्ट या मैसेंजर के थ्रू, या लेटर कंटेनिंग हिज प्ली, ऐसा कोई फाइन भिजवा सकता है, जो कि 206 में हमें मेंशन करके दिया है. 206 पे एक बार आओ और वहां पे देखो, यू विल सी दैट द अमाउंट ऑफ फाइन हैज बीन स्टेटेड. अगर पूछा जाए व्हाट इज अ पेटी ऑफेंस, तो पेटी ऑफेंस कहां डिफाइंड है स्टूडेंट्स? पेटी ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड अंडर 206 सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो, जो कहता है दैट, sorry, it is subsection 2, not proviso, subsection 2. 206 subsection 2, for the purpose of this section, petty offense means any offense punishable only with fine not exceeding 1000 rupee. और उसके साथ साथ सबसेक्शन 3 में भी हमने स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पावर दे रखी कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बता सकता है कि भाई पेटी ऑफेंस में और क्या क्या आने वाला है. तो वहां पे जब हमने 206 डील किया तो मैंने बोला कि पेटी ऑफेंस अगर आपसे पूछा जाए तो आपको डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड करना है. सो डू गो एंड वॉच द सेशन जहां पे मैंने बोला कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट कैसे होता है. क्लियर है? सबसेक्शन 2, द मैजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट द अक्यूज्ड इन हिज एब्सेंस. उसके एब्सेंस में, अक्यूज कोर्ट में हाजिर ही नहीं है, उसको कन्विक्ट किया जा सकता है ऑन हिज प्ली ऑफ गिल्टी एंड सेंटेंस हिम टू पे फाइन स्पेसिफाइड इन द समन, जितना समन में स्पेसिफाई कर रखा है, एंड द अमाउंट ट्रांसमिटेड बाय द अक्यूज शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द फाइन और विद द प्लीडर ऑथराइज्ड बाय द अक्यूज. और जहां पर अक्यूज ने प्लीडर को ऑथराइज कर दिया, अपने वकील साहब को ऑथराइज कर दिया कि साहब आप जाइए कोर्ट में अपियर हो जाइए और मेरे साइड से फाइन भी दे दीजिएगा वहां पे. Pleads guilty on behalf of the accused, the magistrate shall record the plea as nearly as possible in the words used by the pleader and may in its discretion convict the accused on such plea and sentence him aforesaid. जैसे ऊपर पनिशमेंट दे रखा है वैसे के वैसे हम उसको क्या कर देंगे? कन्विक्ट कर देंगे. क्लियर है चीज? ओके, चलिए. ओके, सो नाउ हियर, सो ये आपको ध्यान रखना है कि 206 की जो प्रोसीजर दे रखी है वो कहां दे रखी है? कन्विक्शन की प्रोसीजर बता रहे हैं. किसकी प्रोसीजर बता रखे हैं? कन्विक्शन की प्रोसीजर बता रहे हैं कि अगर वो पर्सन कन्विक्ट होगा तो कन्विक्ट होते वक्त वो अपना, अगर अक्यूज एब्सेंट है तो वो अपना फाइन कैसे भेजेगा. बाकी प्रोसीजर कौन सी अपनाई जाती है स्टूडेंट्स? इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज समरी ट्रायल की प्रोसीजर, नॉट समन ट्रायल की प्रोसीजर. अंडरस्टूड? समन ट्रायल की प्रोसीजर यहाँ पे हमारे पेटी ऑफेंस में नहीं अपनाई जाती है. कौन सी अपनाई जाती है? समरी ट्रायल की. मैम ऐसा कौन से सेक्शन ने बोला? 206 का सबसेक्शन 1 पढ़ो. इफ इन द ओपिनियन ऑफ द मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ पेटी ऑफेंस द केस में बी समरली डिस्पोज्ड अंडर सेक्शन 260 और 261. अगर मैजिस्ट्रेट को लगे, यहाँ पे देखो वर्ड क्या है? मे. इफ मैजिस्ट्रेट इज ऑफ ओपिनियन की वो क्या करना चाहते हैं? उस मैटर को समरीली डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं, तो उस मैटर को समरीली डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है एज पर 260 एंड 261. कौन से मैटर को? पेटी ऑफेंस को. पर यहाँ पे देखो बाउंडेशन नहीं लगा रखी है दैट एवरी सच पेटी ऑफेंस शैल बी डिस्पोज ऑफ समरीली ओनली. Understood? The word that is written that if in the opinion of the magistrate taking cognizance of a petty offense, the case may be summarily disposed of. So, यहां पर हमें यह ध्यान देना है कि पेटी ऑफेंस
अब 206 सबसेक्शन 1 अगर पढ़े हम तो कंक्लूजन हम डेफिनेटली निकाल सकते हैं कि अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो यहाँ पे उस पेटी ऑफेंस को समरीली डिस्पोज ऑफ कर सकता है एज पर 260 और 261। क्लियर है? एंड वो चाहे तो समन ट्रायल भी हो सकती है, समन ट्रायल भी हो सकती है, बिकॉज हमारा 253 कौन से सेगमेंट में आ रहा है? 253 हमारे चैप्टर नंबर 20 में दे रखा है। अब हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पेटी ऑफेंस में समन ट्रायल भी हो सकती है और कितनी हो सकती है? हमारी एक समरी ट्रायल भी हो सकती है। क्लियर है चीज? चलो नाउ वी विल मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 254, जहां पे अब हमें पढ़ना है कि अगर एक अक्यूज्ड क्या कर दे, ये बोले कि आई डू नॉट प्लीड गिल्टी। अगर वो ये बोलता है कि आई डू नॉट प्लीड गिल्टी, तो सबसे पहले क्या होगा? प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। कहां पे होगा? 254 में। एंड वहीं पर डिफेंस एविडेंस भी रिकॉर्ड किया जाएगा। सो 254 प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड। Subsection 1, if the magistrate does not convict the accused under 252 or 253, magistrate shall proceed to hear the prosecution and shall take all such evidences. किससे लेगा? prosecution से वो सारे evidences लेगा as may be produced in support of the prosecution and also hear the accused and shall take the evidences as produced by the defense. So हमारे first subsection में ही हमें पता चल गया कि prosecution evidences as well defense evidences एक साथ magistrate साहब यहाँ ले लेंगे। Subsection 2, the magistrate may, on the application of the prosecution or the accused, issue summon to the witness directing him to attend or produce any document. अच्छा, produce any document, that is to compel the production of the any document or thing into the court. कौन से provisions apply होते हैं? Section number 91 से लेके 104 तक apply होते हैं। सॉरी, इट इज 105। कहां तक अप्लाई होते हैं? 105। याद आ रहा है, हमने रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स के बारे में भी पढ़ा था। देखो 91 से लेके 105 तक अगर हम सेगमेंट्स देखें तो वहां पे भी आपको पता चलेगा, वहां पे भी समन है, वहां पर भी वारंट की बात की जा रही है, वहां पर भी कुछ जनरल प्रोविजंस दे रखे हैं हमें सर्च करने के। तो वो सेगमेंट एक बार जाके जरूर देखेगा, कैसे कोई चीज या थिंग या डॉक्यूमेंट या कोई टेलीग्राफ अथॉरिटी या पोस्टल अथॉरिटी के पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, उसको सीज कैसे करना है, उसको हमें सर्च कैसे करना है, अगर वो कोर्ट में रिक्वायर्ड है तो उसका रिक्वायरमेंट हम कोर्ट में कैसे फुलफिल करेंगे। ओके, so now after 254 we will be coming to 253, but we have one more subsection, that is subsection 3. Magistrate may, before summoning any witness on such application, require that the reasonable expenses of the witness incurred attending for the purpose of the trial be deposited in the court. यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला कि मैजिस्ट्रेट अगर विटनेसेस को क्या कर रहे हैं? समन कर रहे हैं और लग रहा है कि रीजनेबल एक्सपेंसेस की जरूरत है जो कि हमारे विटनेसेस ने इनकर किया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? इनकर्ड इन अटेंडिंग फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल बी डिपॉजिट इन द कोर्ट। दूसरी पार्टी को बोल देंगे कि भाई जो आप विटनेसेस को चाहते हो कोर्ट में बुलाने के लिए, आपको उससे पहले उस विटनेस को बुलाने के लिए जो भी विटनेसेस को एक्सपेंसेस लग रहे हैं वो आपको कोर्ट में डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। ये आपको कहीं ना कहीं किसके कंपैरेटिवली आपको कह सकते हैं कि सिमिलर लग रहा होगा। हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 304, 303। अब देखो वहां पर अक्यूज के राइट्स हैं और स्टेट एक्सपेंसेस पे हम क्या कर रहे हैं? किसी अक्यूज को क्या कर रहे हैं? एक प्लीडर सौंप रहे हैं। कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि अक्यूज के पास इतने रीजनेबल एक्सपेंसेस नहीं है। हमने 312 भी पढ़ा था, याद आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? एक बार आ जाएंगे सभी स्टूडेंट्स 312 पे। व्हाट इज योर 312 स्टेट्स? 312 आपको ये क्लियरली बताता है दैट इन केस कंप्लेनेंट और विटनेसेस हैं और उनको कोई एक्सपेंसेस इनकर किए हैं तो वहां पे कौन करेगा? वहां पे गवर्नमेंट पे करेगी। हु विल पे? गवर्नमेंट विल पे। नाउ सी, इट इज कंप्लीटली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, इट इज कंप्लीटली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट कि वो यहाँ पर किसके ऊपर ऐसा अमाउंट जो है वो डालना चाहते हैं। क्लियर है चीज? चलिए, बिकॉज वर्ड क्या लिखा है? में लिखा है। चलिए, कमिंग टू सेक्शन नंबर 255 which says acquittal or conviction. If the magistrate upon taking the evidences जो कि 254 में हमने लिए हैं, किससे? प्रोसिक्यूशन और अक्यूज से, if any on his own motion cause to be produced find the accused not guilty, अगर not guilty है तो हम उसका कौन सा ऑर्डर पारित करेंगे? एक्विटल का। Where the magistrate does not proceed in accordance with 325 और 360, हर जगह आपको एक्विटल या कन्विक्शन के प्रोविजन में ये देखने को मिलेगा कि जहां मैजिस्ट्रेट सेक्शन 325 और 360 के तहत प्रोसीड ना करे
325 के तहत प्रोसीड ना करें, मतलब कि जहां मैजिस्ट्रेट को ये नहीं लग रहा है कि मैं ऐसा ये पनिशमेंट पारित नहीं कर सकता, ऐसा नहीं लग रहा, मतलब मैजिस्ट्रेट को अब लग रहा है हाँ ये पनिशमेंट तो मैं दे सकता हूं, लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि भाई ऐसा पनिशमेंट है जो मैं नहीं दे सकता, मेरी कैपेसिटी से बाहर जा रहा है, तो 325 लागू हो जाएगा, वहां पे सीजीएम को मैटर क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन अगर 360 की बात कर लेते हैं, इफ मैजिस्ट्रेट नाउ फील्स दैट a particular person is entitled for admonition or is entitled for release on probation of good conduct, तो 360 में हम उसको रिलीज करेंगे, फिर यहाँ पे कन्विक्शन या एक्विटल का पॉइंट आएगा ही नहीं। अगर 360 और 325 में हमारे मैजिस्ट्रेट प्रोसीड नहीं करते तो उनको साइड में रखो, फिर हम आगे यहाँ प्रोसीड करेंगे, मतलब अक्यूज अगर गिल्टी है तो हम उसको क्या कर देंगे, सेंटेंस पास कर देंगे। सबसेक्शन 3, अ मैजिस्ट्रेट में अंडर सेक्शन 252 यहाँ पे जहाँ कन्विक्शन हो रहा है, और सेक्शन 255 यहां पे जहां कन्विक्शन हो रहा है, convict the accused of offense triable under this chapter which from the facts admitted or proved he appears or have committed whatever may be the nature of the complaint or summon, if the magistrate is satisfied that the accused would not be prejudiced thereby। तो इन्होंने क्या बोला, अ मैजिस्ट्रेट में अंडर सेक्शन 252 और 258 कन्विक्ट द अक्यूज। सो बेसिकली यहां बोल रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट को पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, अक्यूज को कन्विक्ट कर सकते हैं हर उस ऑफेंस के लिए जो कि वो ट्राई कर सकते हैं, एंड चाहे उस समन या कंप्लेंट का कोई भी नेचर हो, और उनको लग रहा है कि ये पनिशमेंट देने की वजह से हमारे अक्यूज को कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उसका कोई भी राइट हैम्पर नहीं हो रहा है, बिकॉज ही इज एंटाइटल्ड फॉर दैट मच सेंटेंस, तो उसको उतना सेंटेंस या उतने पॉइंट के लिए या उतने तक ऑफेंस के लिए कन्विक्शन हमारे मैजिस्ट्रेट को करने का पावर है अंडर सेक्शन 255। क्लियर है? नाउ देयर आर 4 इंपॉर्टेंट सेक्शन, 256, 257, 258 एंड 259। अब इसको डिवाइड किया है मैंने कुछ चैप्टर्स में, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए जरूरी है कि हम इस चार्ट में एग्जैक्टली इन सेक्शंस का ऑब्जेक्टिव समझें। चाहे मैं बात करूं 256 की, 257 की, 258 की, यहां पर आपका जो मैं कहूं इफेक्ट हमें वो देखना है। सो बेसिकली मैं आपके सामने स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन रखूंगी इस इफेक्ट से रिलेटेड। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज 256 में उसका जवाब मिलेगा, ठीक है। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर हमारा कंप्लेनेंट क्या है स्टूडेंट्स, कंप्लेनेंट अपीयर ही ना हो तो, नॉन अपीयरेंस कर दे तो, आए नहीं कोर्ट में, या कंप्लेनेंट की डेथ हो गई तो क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, क्या उसका बेनिफिट हमारे अक्यूज को मिलेगा क्या। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेन की है ऑफेंस की, मान लो समन केस से कंप्लेन किया यहाँ पे, एंड वो कंप्लेनेंट खुद ही अपीयर नहीं होता बाद में, या कंप्लेनेंट की डेथ हो जाती है, व्हाट विल बी द इफेक्ट, क्या अक्यूज को कोई बेनिफिट मिलेगा क्या, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन 257 में इसका जवाब मिलेगा, अगर कंप्लेंट विड्रॉ कर ले तो उसका बाद में मन हो गया, पता चला रे नहीं कोई बात नहीं, भाई भाई है, दोस्त हैं, चल ठीक है, पैसे का आदान प्रदान हो गया, कंपाउंड कर लेते वो पीछे से ही ऑफेंस, राजीनामा हो जाता है उनका, मतलब नॉट ऑफिशियली ऐसे परिवार में, देन इन दैट केस अगर वो कंप्लेनेंट डिसाइड करना चाहता है कि ओके फाइन, कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है इस पर्सन के अगेंस्ट प्रोसीड करने को, मैं ये कंप्लेंट को विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो उसका अक्यूज पर क्या इफेक्ट होगा, क्या हम अक्यूज, इफेक्ट का मतलब मैं आपसे सीधा ये पूछना चाह रही हूँ स्टूडेंट्स, क्या एक हमारा अक्यूज एक्विट होगा या डिस्चार्ज होगा, बिकॉज दिस कैन बी आस्क्ड इनटू इंटरव्यू, और हमारे प्रिलिमिनरी में भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड वहां पर अगर हमने ये वर्ड लिखने में गलती की तो हमें पता है कि इसका जो इफेक्ट है वो क्या हो सकता है, बिकॉज एक्विटल का मामला अलग होता है एंड डिस्चार्ज का मामला अलग होता है। क्लियर है ये चीज। एक्विटल में क्या होता है, दैट इज नाउ यू कैन नॉट बी ट्राइड, सेक्शन नंबर 300 आर्टिकल नंबर 20 क्लॉज 2 अप्लाई हो जाएगा, डबल जीओपर्डी, नाउ यू कैन नॉट बी अगेन ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस। बट व्हेन इट कम्स टू डिस्चार्ज, मतलब कि आगे अगर सफिशिएंट एविडेंसेस मिले तो वापस से आपकी ट्रायल बिगिन हो जाएगी। क्लियर? सो these are the questions which I have before you। अब इनका जवाब कहाँ मिलेगा, इनका जवाब 256 एंड 257 में मिलेगा। तो आइए एक बार इनको हम पढ़ लेते हैं। 256 ये कहता है कि अगर, देखो मैंने दो वर्ड पकड़े हैं, एक है कंप्लेनेंट, दूसरा वर्ड है कंप्लेंट। क्या पढ़ा है, कंप्लेनेंट एंड कंप्लेंट। पहले सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पर फोकस करेंगे जहां मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूं, दूसरे चार्ट्स नहीं देखना है अभी।
मैंने दूसरे चार्ट्स स्टूडेंट्स आपके लिए इसलिए बनाए हैं ताकि आप क्या कर सको, उनको साथ में पढ़ सको। पहले इस पे फोकस करो। 256 पे मैंने क्या बोला, अगर कंप्लेनेंट अपीयर नहीं हो रहा है, कंप्लेनेंट की डेथ हो गई, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट के पास पावर है, दे मे एक्विट द अक्यूज, क्या करेंगे, अक्विट कर सकते हैं अक्यूज को, अगर कंप्लेनेंट नहीं आया या कंप्लेनेंट की डेथ हो गई तो। क्लियर है? मेरा दूसरा सवाल क्या था कि अगर कंप्लेंट विड्रॉ कर ली गई, किसके द्वारा, कंप्लेनेंट के द्वारा। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहां पे कंप्लेनेंट विड्रॉल कर रहा है, प्रोसिक्यूशन विड्रॉल नहीं कर रहा है। मैं कनेक्ट करवाऊंगी 321 को वापस से यहां पे। सो 257 में हम क्या पढ़ रहे हैं, 257 में हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर विड्रॉल कर रहा है कंप्लेंट का कंप्लेनेंट, और वो भी कब, बिफोर फाइनल ऑर्डर एंड समन केस। समन केस की बात कर रहे हैं, कंप्लेंट केस है, कंप्लेनेंट कंप्लेंट को विड्रॉ करना चाहता है, उसका इफेक्ट क्या होगा, डेफिनेटली वो विड्रॉ कर सकता है, उसको कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा दैट आई फील दैट देयर आर नो सफिशिएंट ग्राउंड्स, वो कंप्लेंट को विड्रॉ कर सकता है एंड मैजिस्ट्रेट मे एक्विट द अक्यूज्ड। लेकिन अगर मान लो एक्सेप्ट कर रहे हैं मैजिस्ट्रेट उस विड्रॉल को, तो इफेक्ट क्या होगा, एक्विटल का ही इफेक्ट होगा। ओके, नो डिस्चार्ज का इफेक्ट। अब हमने, आपको याद है, विड्रॉल से रिलेटेड एक और सेक्शन पढ़ा था, कब, जब हमने चैप्टर नंबर 24 पढ़ा, सेक्शन नंबर 300 से लेके 327, 2 पार्ट्स में पढ़ा था हमने। तो मैंने एक वर्ड लिखा था आपके लिए, प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का क्या होता है, या तो प्रोसिक्यूशन बिगिन होता है, 301 302 भी हमने पढ़ा वहां पे, और साथ में मैंने आपको 321 भी पढ़ाया था, जहां मैंने बोला कि अगर प्रोसिक्यूशन का विड्रॉल हो रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो प्रोसिक्यूशन के विड्रॉल का इफेक्ट डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज पे हो रहा है। अगर प्रोसिक्यूशन का विड्रॉल हो रहा है बिफोर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, तो वहां पे क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर्सन डिस्चार्ज हो जाएगा। एक बार 321 पे आ जाएंगे हम। 321, यस, देखो क्लियरली बोल रखा है, सब क्लॉज ए, इफ इट इज मेड बिफोर द चार्ज इज फ्रेम, तो हमारा अक्यूज क्या होता है स्टूडेंट्स, डिस्चार्ज होता है। लेकिन अगर हमारा विड्रॉल कब हो रहा है, हमारा विड्रॉल आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है, एक्विटल होता है। हमेशा उसका इफेक्ट क्या होता है, एक्विटल होता है। तो हमने जब भी विड्रॉल का पार्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ये 2 सेगमेंट में पढ़ोगे, एक तो प्रोसिक्यूशन का विड्रॉल हो रहा है तब, और एक कंप्लेंट का विड्रॉल हो रहा है, दैट इज सॉरी आई मीन टू से, अगर विड्रॉल किया जा रहा है या तो प्रोसिक्यूशन द्वारा या कंप्लेनेंट द्वारा। अगर प्रोसिक्यूशन विड्रॉल कर रहा है तो 321, अगर कंप्लेनेंट खुद विड्रॉल कर रहा है तो 257। और ये 257 में हम कौन सा मैटर पढ़ रहे हैं, समन केस में स्टूडेंट्स। समन केस में भी क्या है, कंप्लेंट आई है और वहां कंप्लेनेंट कंप्लेंट को विड्रॉ करता है, 257 विल अप्लाई, और वहां पर भी इफेक्ट क्या होगा, एक्विटल का होगा, नो मैटर आपने कौन से स्टेज पर यहाँ पे कंप्लेंट को जो है विड्रॉ किया, बस इतना होना चाहिए कि फाइनल ऑर्डर आने से पहले आप कंप्लेंट को विड्रॉ कर रहे हो। क्लियर है? तो एक बार 256 एंड 257 की रीडिंग लगा लेते हैं। व्हाट इज योर 256 सेइंग? यस, 256 says non-appearance or death of complainant. Subsection 1, if the summon has been issued on complaint, किस पे इशू किया है, कंप्लेंट पे इशू किया है, तो ये भी कहां पे अप्लाई होता है, समन केस, और वो भी कौन सा है, कंप्लेंट पे है। मतलब यहाँ कंप्लेंट केस हुई है, एफआईआर नहीं है, चार्जशीट फाइल नहीं हुई। ओके, क्लियर? और ऑन द डे or on day appointed for the appearance of the accused or any day subsequent thereto which the hearing may be adjourned, the complainant does not appear. कब appear नहीं हुआ भाई, जिस दिन डे फिक्स कर रखा था appear नहीं हुआ है, the magistrate shall acquit the accused unless for some reason he thinks it proper to adjourn the hearing of the case to some other day, provided that where the complainant is represented by the pleader, अगर उसका pleader है, or the officer conducting the prosecution, or where the magistrate is of opinion that the personal attendance of the complainant is not necessary, the magistrate may dispense with his attendance and proceed with the case. अगर मैजिस्ट्रेट को लग रहा है कि नहीं, इसकी पर्सनल अपीयरेंस की जरूरत नहीं है, हमें किसकी अपीयरेंस की जरूरत नहीं है, हमें कंप्लेनेंट के पर्सनल अपीयरेंस की जरूरत नहीं है, प्लीडर के थ्रू उसका मामला चल सकता है, तो हम मैटर को कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट्स, एंड कंप्लेनेंट की अटेंडेंस को क्या कर देंगे, डिस्पेंस कर देंगे। हमेशा अक्यूज की अटेंडेंस नहीं, कंप्लेनेंट की अटेंडेंस को भी डिस्पेंस कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट फील्स की चलो ठीक है, इनका प्लीडर यहाँ पे इस मैटर को देख लेगा। Subsection 2, the proviso of subsection 1 shall so far
may be apply also to the cases where the non appearance of the complainant is due to death. तो वहां पे अगर कंप्लेनेंट की डेथ हो चुकी है और उसके प्लीडर उसके बिहाफ पर अपियर हो रहे हैं, मैजिस्ट्रेट फील्स की चलो ठीक है, बिना कंप्लेनेंट के नॉन अपियरेंस या डेथ के मामले में उसके प्लीडर के थ्रू हम केस को कंटिन्यू कर सकते हैं तो कंटिन्यू करो, इट इज कंप्लीटली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट. लेकिन लग रहा है कि नहीं उसकी प्रेजेंस जरूरी है, अब वो आया नहीं है, तो उस मामले में क्या करेंगे, मैजिस्ट्रेट हमारे अक्यूज को एक्विट कर देंगे. इफेक्ट क्या होगा, एक्विट का हो जाएगा. एंड लग रहा है कि कंटिन्यू कर सकते हैं तो करिए कंटिन्यू प्लीडर के साथ. ओके 257 जहां पे विड्रॉल हो रहा है कंप्लेंट का. इफ अ कंप्लेनेंट at any time before a final order is passed under any case under this chapter मतलब समन केस चल रहा है, समन ट्रायल चल रही है, satisfy the magistrate that there are sufficient grounds for permitting him to withdraw his complaint against the accused, or there be more than one accused against all or any of them, the magistrate may permit him to withdraw the same and shall acquit the accused. So यहाँ पे word क्या है, shall. तो magistrate shall acquit the accused whom against whom the complaint is so withdrawn. देखो ये कंप्लीटली हमारे कंप्लेनेंट का डिस्क्रिशन है, अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ देम. वो आपकी अर्जी में लिख के दे सकता है कि ये चार आपके अभियुक्त हैं, दैट इज टू से सॉरी चार अक्यूज्ड हैं, चारों में से मैं दो के अगेंस्ट कंप्लेंट को विड्रॉ करना चाहता हूं तो दो के अगेंस्ट ही कंप्लेंट विड्रॉ होगी, बाकी की प्रोसीडिंग चलेगी. अगर वो बोलता है सबके अगेंस्ट मैं कंप्लेंट को विड्रॉ करता हूं तो सबके अगेंस्ट कंप्लेंट विड्रॉ हो जाएगी. ओके क्लियर है ये चीज. और मैंने क्या बोला, 257 को किसके साथ पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, 321 के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे विड्रॉल किसका हो रहा है, प्रोसिक्यूशन का विड्रॉल हो रहा है. और वहां पे हर मामले में एक्विट नहीं हो रहा है, डिस्चार्ज भी होता है. कब, अगर बिफोर फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस प्रोसिक्यूशन ने विड्रॉ किया है. ठीक है क्लियर है. एंड आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस में एक्विटल होगा. डन. सो दिस पॉइंट इज डन विद रिस्पेक्ट टू कंप्लेंट एंड कंप्लेनेंट. ओके अब 258 पढ़ेंगे स्टूडेंट. 258 ही कहता है कि हमारे कोर्ट को पावर दे रखी है. वैसे तो हमने कोर्ट को पावर दो सेक्शंस में दे रखी है अंडर चैप्टर नंबर 20. एक दे रखा है हमने सेक्शन नंबर 258 में, एक दे रखा है 259 में. 258 में हमने कोर्ट को पावर दी कि भाई समन केस है, आप चाहो तो प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकते हो. क्या कर सकते हो, प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकते हो. क्लियर. इफ यू रिमेंबर हमने प्रोसीडिंग को स्टॉप करने के बारे में एक जगह और पढ़ा था. क्या पढ़ा था, एक जगह और पढ़ा था. एंड बाद में लेटर ऑन इफ योर सेशन जज फील्स तो उस प्रोसीडिंग को क्या कर सकते हैं, हम वापस से बिगिन कर सकते हैं. क्लियर है चीज. हमने इन्वेस्टिगेशन के मामले में पढ़ा था ये. अगर स्टूडेंट्स को याद आ रहा है और इन्वेस्टिगेशन के सेक्शंस याद है तो आपको याद आएगा कि हमने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पढ़ा था ये. क्लियर है. देखो ये दे रखा है कहां पर, ये दे रखा है हमारे सेक्शन नंबर 167 सब सेक्शन 5. 167 सब सेक्शन 5 किसकी बात करता है, वो ये बात करता है कि मैजिस्ट्रेट इन अ समन केस द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंक्लूडेड विद इन 6 months. सो बेसिकली स्टूडेंट्स हमारे मैजिस्ट्रेट को पावर है, जब मैं समन केस की बात करूं, अच्छे से सुनना, जब मैं समन केस की बात करूं स्टूडेंट्स, तो हमारे मैजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है कि वो स्टॉप कर सकते हैं. क्या स्टॉप कर सकते हैं, पहला वो स्टॉप कर सकते हैं, पहला वो क्या स्टॉप कर सकते हैं, पहला वो स्टॉप करेंगे इन्वेस्टिगेशन को. किसको स्टॉप करेंगे, इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करेंगे. दूसरा वो किसको स्टॉप करेंगे 258 में, ही कैन स्टॉप दी प्रोसीडिंग. अच्छे समझना, सेक्शंस में कंफ्यूज नहीं होना है. इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप करने का पावर मैजिस्ट्रेट के पास कहां है, 167 सबसेक्शन 5 में है. प्रोसीडिंग को स्टॉप करने का पावर कहां है मैजिस्ट्रेट के पास, समन केस में 258 में पावर है. क्लियर है. इन्वेस्टिगेशन को वो स्टॉप कर सकते हैं अगर उनको लग रहा है कि भाई 6 months बीत चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन को प्लीज रोकिए, और इसी इन्वेस्टिगेशन को वापस से कंटिन्यू किया जा सकता है 167 सबसेक्शन 6 के अंदर. क्लियर है. इसको क्या किया जा सकता है, सेशन जज के द्वारा आगे इसको कंटिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि वो ऐसा ऑर्डर वेकेट कर सकते हैं जो कि आपके मैजिस्ट्रेट ने पारित किया समन केस में. सो 167 सबसेक्शन 5 में भी उन्होंने क्या बोला, इन्वेस्टिगेशन हो रही है कैसे मैटर में, जब मामला हमारा समन केस का है. और 258 में तो हमने पावर दिया ही है कि मैजिस्ट्रेट को कि भाई आपके सामने प्रोसीडिंग चल रही है, मर्जी आए तब चालू करो, मर्जी आए तब बंद कीजिए. अंडरस्टूड. सो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैजिस्ट्रेट समन केस में इन्वेस्टिगेशन को कौन से सेक्शन में रुकवा रहे हैं और प्रोसीडिंग को कौन से सेक्शन में रुकवा रहे हैं. क्लियर है. चलिए नाउ वी विल मूव कम बैक टू दिस पॉइंट.
सो मैजिस्ट्रेट्स के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, प्रोसीडिंग को स्टॉप करवा सकते हैं। कब? जब समन केस है और कौन सा, पुलिस रिपोर्ट पे है, तो यहां पर सीधा सीधा 167 सब सेक्शन 5, क्योंकि वहां हम इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर रहे हैं, यहां हम प्रोसीडिंग को स्टॉप कर रहे हैं। क्लियर है ये पॉइंट? मजा आया पढ़ के? अब सुनो, जब मैंने बोला कि मैजिस्ट्रेट के पास पावर है तो कौन से मैजिस्ट्रेट्स हैं, तो इन्होंने क्लियरली बोला जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होना चाहिए, और अगर दूसरे मैजिस्ट्रेट हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के अलावा कोई दूसरा मैजिस्ट्रेट है, तो अगर भाई उनको सीजीएम ने कंसेंट किया, तो अगर सीजीएम ने उनको एम्पावर किया या परमिशन दिया या कंसेंट दिया, तो ही दूसरे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट यहां पर क्या कर सकते हैं, समन केस की प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं, जो कि पुलिस रिपोर्ट पे, पुलिस रिपोर्ट पे मतलब, पुलिस रिपोर्ट पे मतलब एफआईआर फाइल हुई, कंप्लेंट फाइल नहीं हुई है। क्लियर? तो 258 में आपको ये ध्यान रखना है, व्हेन, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इट इज अ समन केस ऑन पुलिस रिपोर्ट, ओके, by whom the proceeding will be stopped, judicial magistrate first class, or if it is other magistrate, then provided कि वो magistrate को कौन empower करे, permission दे या consent दे, CJM दे। लेकिन at what stage? इसका इफेक्ट जानने के लिए 258 में भाई हम प्रोसीडिंग को स्टॉप कर रहे हैं, मैजिस्ट्रेट को लग रहा है नहीं नहीं प्रोसीडिंग को आप स्टॉप करो, खत्म करो, मामले में ज्यादा दम नहीं है, लेकिन कौन से स्टेज पे वो प्रोसीडिंग को रुकवा सकते हैं, तो यहाँ पे 258 बोलता है वो आफ्टर एविडेंस ऑफ प्रिंसिपल विटनेस भी प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं, एंड बिफोर एविडेंस ऑफ प्रिंसिपल विटनेस भी स्टॉप कर सकते हैं। अगर वो बिफोर प्रिंसिपल विटनेस के एविडेंसेस से पहले, दैट इज प्रिंसिपल विटनेस के एविडेंसेस से पहले अगर प्रोसीडिंग को स्टॉप कर रहे हैं, उसका इफेक्ट क्या होगा, डिस्चार्ज। क्या होगा, बिफोर, जहां वर्ड बिफोर दिखे डिस्चार्ज, लेकिन अगर वर्ड दिखे आफ्टर, that is to say after recording of the evidences of the prosecution witnesses, क्योंकि not prosecution, principal witnesses, तो उसका मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल मतलब आपके सारे विटनेसेस, इंपॉर्टेंट विटनेसेस, तो यहां पे उसका इफेक्ट क्या होगा कि हम अक्यूज को एक्विट करेंगे। क्लियर है? एक्विट करें, क्योंकि क्या होता है कि अगर हमने प्रिंसिपल विटनेसेस का एविडेंस नहीं लिया और हम अभी डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है कि अगर हमें बाद में सफिशिएंट एविडेंसेस मिले और विटनेस ने आके बोला नहीं नहीं मैंने देखा इसको, डायरेक्ट एविडेंस है, इसने जुर्म किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम उस पर्सन की प्रोसीडिंग वापस चला सकते हैं। क्लियर? सो आपको ये इफेक्ट पढ़ते हुए कम से कम 4 सेक्शंस याद रखने हैं। 256 में अगर कंप्लेनेंट अपीयर नहीं हुआ है या डेथ हुई है, इफेक्ट क्या, एक्विट। ये मैजिस्ट्रेट के ऊपर है, अगर वो चाहते हैं कि कंप्लेनेंट की जरूरत नहीं है, बाय प्लीडर ऑल्सो उसका केस कंटिन्यू किया जा सकता है, तो केस कंटिन्यू करेगा। 257 में हमने पढ़ा अगर कंप्लेनेंट कंप्लेंट को विड्रॉ कर लेता है, कब, समन केस के मामले में, तो बिफोर समन केस का फाइनल ऑर्डर यहां पे अक्विट हो जाएगा हमारा अक्यूज, शैल बी एक्विटेड, ओके। और जब मैंने वर्ड विड्रॉ की बात की, तो विड्रॉल सिर्फ कंप्लेंट का नहीं होता है, कंप्लेनेंट के द्वारा नहीं होता है, प्रोसिक्यूशन के द्वारा भी होता है। और प्रोसिक्यूशन अगर पीपी साहब विड्रॉ कर रहे हैं तो 321 पढ़ेंगे, और 321 पढ़ते हुए हमें ये ध्यान देना है कि प्रोसिक्यूशन का विड्रॉल कौन से स्टेज पे हो रहा है। इफ इट इज बीइंग विड्रॉन बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, इफेक्ट क्या होगा, डिस्चार्ज। आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज विड्रॉल हो रहा है प्रोसिक्यूशन का, इफेक्ट क्या होगा, एक्विटल का। देन वी विल बी कमिंग, देन हमको क्या पढ़ना है, 258 पढ़ना है। 258 अगर प्रोसीडिंग को स्टॉप किया, 258 को पढ़ते हुए 167 सबसेक्शन 5 भी पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे वही सेम मजिस्ट्रेट ने पहले क्या किया था, उसी केस में इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर दिया था 167 सबसेक्शन 5 में। और 258 में यही मजिस्ट्रेट क्या कर रहे हैं, सारे दिन इनका स्टॉप का काम है। 167 सबसेक्शन 5 में इन्होंने इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर दिया, अब पता नहीं इनके मूड को क्या हो गया कि 258 में इन्होंने प्रोसीडिंग को स्टॉप कर दिया। और प्रोसीडिंग को स्टॉप करने पर इफेक्ट क्या होगा मैम, अक्यूज तो खुश हो गया ना, बल्ले बल्ले हो गई उसकी, तो वो तो मजे कर रहा है कि चलो प्रोसीडिंग स्टॉप हो गई। लेकिन रुको, अक्यूज तुमको बताते हैं तुम्हारा जो है अब वो तुम हमेशा के लिए बरी हो जाओगे, अभी भी तुम डिस्चार्ज होगे। ये डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज पे मजिस्ट्रेट साहब ने प्रोसीडिंग को स्टॉप किया। अगर मजिस्ट्रेट ने प्रोसीडिंग को स्टॉप किया कब, बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ द प्रिंसिपल विटनेसेस, दैट इज द एविडेंसेस फ्रॉम द प्रिंसिपल विटनेसेस, इसका इफेक्ट क्या होगा, डिस्चार्ज। बट आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंसेस ऑफ द प्रिंसिपल विटनेस, उसका इफेक्ट क्या होगा, एक्विटल का इफेक्ट होगा। इसके साथ मैं आपको एक और चीज बता दूं ताकि आप भूलो नहीं, एग्जाम में गलती नहीं करो। यहाँ पे एक और सेक्शन कौन सा याद रखोगे, 320 याद रखना चाहिए ना हमको, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, कंपाउंड कर रहे हैं हम ऑफेंस को, और जब ऑफेंस को कंपाउंड करते हैं स्टूडेंट्स, उसका इफेक्ट क्या होता है, एक्विटल।
क्या होता है? एक्विटल। बस ये वो सेक्शंस है जो मैं चाहती हूं कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम्स में याद रखिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएंगे, भूल जाओगे तो गलत मार्क करके आ जाओगे, ठीक है? तो अच्छे से पता होना चाहिए किसका इफेक्ट एग्जैक्टली क्या हो रहा है, चाहे कोई प्रोसीडिंग रुकवा रहा है, विड्रॉल हो रहा है, कंप्लेनेंट का नॉन अपीयरेंस हुआ है, डेथ हो गई है, प्रोसीडिंग को स्टॉप कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन को स्टॉप कर रहे हैं, इन सब का इफेक्ट हमने एक ही चार्ट में, एक ही स्लाइड में पढ़ लिया। क्लियर है? कुछ हाइट तो नहीं हो रहा मेरे पीछे? नहीं, अभी तक तो आई डोंट थिंक। यस, चलो आगे चला जाए। अब हमारे पास बस पावर से रिलेटेड मैंने, अगर आपको 258 यहां पढ़ना है तो यहीं पढ़ो, ज्यादा मजा आएगा। अगर आपको अलग से चैप्टर नंबर 20 का आपको पढ़ना है, चैप्टर नंबर 20 का पावर्स के अंडर जो मैंने टॉपिक निकाला, इसका सब हेडिंग निकाला पावर्स ऑफ कोर्ट, तो आपको दो पता चलेगा। एक 258 है जहां पे कोर्ट मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकता है, और दूसरा क्या है, हमारे मजिस्ट्रेट के पास पावर है समन केस को वारंट केस में कन्वर्ट करने का। 2W को 2x में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? 2W को 2x में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं? 259 में कन्वर्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना बच्चे, बड़े से चीज को, छोटी से चीज को बड़ा किया जा सकता है। छोटे से बच्चे को बड़ा किया जा सकता है ना, बड़े आदमी को बच्चा थोड़ी ना किया जा सकता है, मतलब उसको छोटा थोड़ी ना किया जा सकता है। वैसे ही समन केस को हम वारंट केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वारंट केस को समन केस में कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, हम वारंट केस को समन केस में कन्वर्ट कर रहे हैं कि समन केस को वारंट केस में। समन केस इतना पता छोटा होता है, वारंट केस बड़ा होता है, क्योंकि उसमें पनिशमेंट बड़ी है। तो हमेशा ध्यान रखो, इंसान छोटे से बड़ा होता है। सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर कि एक समन केस जो छोटा होता है उसको बड़ा रूप दिया जा सकता है, बड़ा ऑफेंस का इफेक्ट दिया जा सकता है। दैट इज टू से वारंट केस की तरह हम उसको ट्राई कर सकते हैं। और ये कन्वर्जन का पावर किसके पास है? फिर से मजिस्ट्रेट के पास है। सो कहना इसे समन केस में तीन चीजें हो रही है। समन केस में मजिस्ट्रेट के पास तीन चीजें करने का अधिकार है। पहला तो वो इन्वेस्टिगेशन को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? स्टॉप करवा सकते हैं। फिर हमने उनको एक और पावर दे दी कि आप क्या कर सकते हैं? प्रोसीडिंग को स्टॉप करवा सकते हैं। फिर हमने एक और STOP, ओके, फिर हमने एक और पावर दे दी कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं समन केस को वारंट केस में। सो मजिस्ट्रेट को समन केस में बहुत सारे पावर्स दे रखे हैं हमने। अब देखो, इन्वेस्टिगेशन कहाँ स्टॉप होता है? 167 सबसेक्शन 5। प्रोसीडिंग कहाँ स्टॉप हो रही है? 258 में प्रोसीडिंग स्टॉप हो रही है। और कन्वर्जन कहाँ हो रहा है? कन्वर्जन 259 में हो रहा है। क्लियर है? तो समन केस से रिलेटेड ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है, कंसेप्ट को समझते जाओ। ओके, अब देखो, कब हम एक ऑफेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं? जब ऑफेंस का इंप्रिजनमेंट कितना है? 6 मंथ्स और मोर। अभी 258 एंड 259 दोनों को पढ़ते हुए जाएंगे, छोटे छोटे सेक्शंस हैं। ओके, क्यों कन्वर्ट किया जा रहा है? क्या समस्या हो गई मजिस्ट्रेट साहब, बताइए तो सही। फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, हमें लग रहा है न्याय के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे ये कन्वर्जन होना चाहिए। और जब आपने कन्वर्ट कर दिया तो हमें बताओ कि अब आप समन केस की तो ट्रायल करोगे नहीं। नाउ यू विल फॉल अंडर व्हाट कैटेगरी? अब आप चैप्टर नंबर 20 में तो फॉल करेंगे नहीं ना। आप कौन से चैप्टर में फॉल करेंगे? आप चैप्टर नंबर 19 में फॉल करेंगे। दैट इज वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट होगा। चैप्टर नंबर 20 से चैप्टर नंबर 19 में आप स्किप कर जाओगे, मतलब स्किप नहीं, फॉल हो जाओगे मजिस्ट्रेट साहब। तो बताइए उसका इफेक्ट क्या होगा? उसका इफेक्ट ये होगा कि मजिस्ट्रेट कैन रीहियर द केस अकॉर्डिंग टू द वारंट केस एंड रिकॉल द विटनेस। क्या कर सकते हैं? विटनेसेस को वापस रिकॉल कर सकते हैं, वापस से पूरी प्रोसीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, पूरे केस को वापस से सुनवाई पूरे केस की हो सकती है। सो आई एम रीडिंग आउट 259 पहले पढ़ लेते हैं। Power of the court to convert the summon case into warrant case. When in course of the trial of summon case relating to an offence punishable with imprisonment of a term exceeding 6 months. Offence कैसा है जिसमें punishment 6 months से ज्यादा है? It appears to the magistrate that in the interest of the justice, the offence should be tried in accordance with the procedure for the trial of a warrant case. जहाँ उनको लगे कि भाई ये जो ट्रायल है वो वारंट केस की तरह होनी चाहिए। Such magistrate may proceed to hear the case in the manner provided by this court for the trial of warrant case and may recall any। अच्छा सुनो, इन्होंने क्या बोला? Yes, such magistrate may proceed to rehear the case। तो ये वाला पॉइंट में थोड़ा फोकस करना चाहती थी। केस को क्या करेंगे? रीहियर करेंगे, जैसा कि वारंट ट्रायल में दे रखा है। एंड मे रिकॉल एनी विटनेस हु मे हैव बीन एग्जामिन्ड। जो ऑलरेडी एग्जामिन हो चुके हैं उनको हम वापस रिकॉल कर सकते हैं। रिकॉल का मतलब यही है कि दोबारा से बुला रहे, मतलब हम उनको पहले बुला चुके हैं। ओके, कमिंग टू 258 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसीडिंग को स्टॉप करने का पावर है 258।
दैट इज टू से इन एनी समन केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, मतलब कौन सा अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, मतलब पुलिस रिपोर्ट पे दिया गया हमारा कोई भी मैटर, दैट इज टू से एफआईआर, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और विद दी, देखो अच्छे से सुनना, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास साइड में लिखो और विद द सैंक्शन ऑफ द सीजेएम एनी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ऐसे नहीं पढ़ लेना कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विद द सैंक्शन ऑफ द सीजेएम, नो 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 नो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एक जगह आ गया और उसके बाद लिखा और कोई भी और मजिस्ट्रेट हो सकता है लेकिन उसको सैंक्शन चाहिए। तो पढ़ने का तरीका समझना, ऐसे नहीं कि आप पढ़ लो जेएमएफसी को जब सीजेएम कंसेंट देगा, नो, जेएमएफसी अलग है और कंसेंट देने के लिए दूसरे मजिस्ट्रेट, दैट इज दूसरे वर्ड से वो कनेक्टेड है, और द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एनी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट may for the reasons to be recorded by him stop the proceeding at any stage without pronouncing any judgment and, अब अच्छे से सुनना, ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये वाला, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये अच्छे से समझना, ये पढ़ रही हूं मैं लास्ट 3 लाइन में, विदाउट प्रोनाउंसिंग एनी जजमेंट एंड वेयर द स्टॉपेज of proceeding is made after the evidences of the principal witness has been recorded, pronounce a judgment of acquittal। किसका जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे यहाँ पे जज साहब, सॉरी नॉट जज साहब, मैजिस्ट्रेट, एक्विटल का। एंड इन एनी अदर केस, अदर केस मतलब क्या, अदर केस मतलब बिफोर एविडेंस ऑफ प्रोसिक्यूशन, सॉरी प्रिंसिपल विटनेसेस, अंडरस्टूड, आफ्टर में हो गया एक्विट, एंड वर्ड क्या लगा रखा है, एंड इन एनी अदर केसेस, अदर केसेस क्या हो गए, मतलब आफ्टर नहीं है, मतलब बिफोर रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंसेस ऑफ प्रिंसिपल विटनेस, release the accused and such release shall have the effect of discharge। और discharge का मतलब क्या होता है, हम आपको वापस बुला सकते हैं अगर फ्यूचर में हमें आपके अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंसेस मिले तो। क्लियर है ये पॉइंट? अगर सबको ये चीज पसंद आई है, समझ आया है कि मैंने एग्जैक्टली क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, तो बताना कि हाँ जी मैम सेशन पसंद आया, एंड जो आप चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं दैट इज रेलेवेंट चीजों को कनेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे, आप ध्यान रखेंगे कि वो मैंने क्यों कनेक्ट करवाया है। There is objective behind every connection that I am making in this session, reason being that I do not want you to get confused। हो सकता था मैं 321 आपको रिकॉल नहीं कराती थी, हाँ पढ़ा दिया ना 321, फिर क्या है, इसलिए ताकि आप गलती ना कर बैठो। फिर आप कमेंट सेक्शन में या तो लिखोगे, डाउट आराम से भेजो, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट भी भेज सकते हो, लेकिन एग्जाम्स में गलती नहीं करनी है। व्हेन आई नो कि स्टूडेंट्स ऐसी पॉइंट पे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं रहता है, या मुझे भी कभी याद नहीं रहा था जब मैं भी एज कभी इन सब चीजों को पढ़ रही थी, तो आई डू नॉट वांट कि आप भी इन चीजों को लेकर कोई गलती करो। पहले से ही अलर्ट कर दो स्टूडेंट, ये चीजें आपको ऐसे ऐसे पढ़नी है। So that is how you will be able to connect things। चलो बहुत हो गई अभी कलरबाजी। Now we will meet in another session and I hope कि आपके जो notes हैं आप daily basis पे बना रहे हैं। In case of any doubt you can connect with me through my telegram group Shivani Solanki। So yes, that was all from my side in today's session। I hope you all have enjoyed this session। Now we will meet in another new session। Till then, thank you so much।